सामना करना पड़ता है। तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का YCT की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें TGT EMRS की जो बच्चे हैं और PGT के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अदर भी एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे DSSB की तैयारी करने वाले बच्चे, सीटेट के बच्चे, और इन सभी के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि हर पेपर के लिहाज से बात किया जाए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल TGT ऐसा नहीं है कि TGT बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्त ध्यान देंगे, अब वृद्धि और एवं विकास की बात करने वाले हैं, जिसे हम जानते हैं इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। अवृद्धि की बात करें जिसे ग्रोथ करा कि किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को क्या बोलते हैं? अवृद्धि बोलते हैं। कारण जो स्वाभाविक विकास होता है किसी व्यक्ति में, उसे हम क्या दोस्त बोलते हैं? अवृद्धि बोलते हैं। अब वृद्धि की बात किया जाए तो, या अवृद्धि की बात करें तो आप जानते भी हैं यह एक मूर्त प्रक्रिया है। क्या है अवृद्धि? एक क्या है? एक मूर्त प्रक्रिया है, जो दिखाई देने वाली प्रक्रिया है, या आप जानते भी हैं। कर अवृद्धि में व्यक्ति न केवल एक पक्ष अर्थात उसके बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछे वृद्धि में क्या शामिल होता है, तो वृद्धि में सीधे बोलेंगे आप बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसी को क्या होता है, उसी का अवलोकन किया जाता है कि शारीरिक विकास का, कि बच्चे का शारीरिक विकास हम चेक करते हैं। तो कहा कि शामिल किया जाता है व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में, व्यक्ति के जो बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उन्हें अवृद्धि कहते हैं। करा दोस्त, जिसे हम मापन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, और उसके साथ साथ करा कि जो सकारात्मक पक्ष है, मतलब देख भी सकते हैं एक तरीके से। करा कि आप ऐसा समझिए कि हम सभी वृद्धि की बात करें, वृद्धि जिसे ग्रोथ बोला जाता है, उसे हम मापन कर सकते हैं। लंबाई या मापन कितना हुआ, कितना उसमें वृद्धि हुआ, कितना उसमें लंबाई, कितना चौड़ाई, या एक तरीके से आप माप तौल कर सकते हैं। उसे क्या बोला जाता है? अवृद्धि बोला जाता है, जिसे ग्रोथ बोला जाता है। तो इसे आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते एग्जाम्पल की बात करें। जैसे अध्येता या बालक, अध्येता को क्या बोला जाता है? लर्नर बोला जाता है। अध्येता को हम क्या करेंगे? लर्नर कह सकते हैं। लर्नर जिसे बोला जा सकता है अधिगमकर्ता भी बोला जाता है। शब्द देखेंगे अधिगमकर्ता भी इसे कहते हैं, अधिगमकर्ता भी इसे बोल सकते हैं। तो कह रहा अध्येता या बालक की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि इसमें शामिल है। और वृद्धि का प्रारंभ जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक माना जाता है। तो आप जानते भी हैं जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह शारीरिक विकास की बात किया जाए दोस्त, आप समानता जानते होंगे। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप यह भी जानते होंगे बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वह समानता बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, समानता बात किया जाए, बच्चे के जब जन्म होता है, जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक हम सभी मानते हैं, 18 वर्ष तक मानते हैं। तो वही कह रहा है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है अवृद्धि को, या समानता माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम समझेंगे विकास क्या है। अवृद्धि तो आप समझ गए, अवृद्धि एक मूर्त प्रक्रिया है, दिखाई देने वाली प्रक्रिया जिसका मापन हो सकता है। तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, आप सभी के पेपर में पूछा गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं जो वृद्धि है वह एक क्या है? वृद्धि एक क्या है? एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या बोलेंगे? एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इस तरीके से आप पेपर में पूछा जा सकता है वृद्धि क्या है, आप बताएंगे मात्रात्मक प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं वृद्धि से संबंधित, और बेहद इंपॉर्टेंट होता है वृद्धि के बारे में जानना। आगे दोस्त बात करेंगे, ध्यान देंगे।
तो विकास के बारे में देखेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है। करेक्ट, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक पक्ष, शारीरिक और मानसिक पक्ष, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे का फिजिकल हो गया, बच्चे की बात करें जो मेंटल हो गया, फिजिकल मेंटल की बात करें, जो प्रगतिशील, करेक्ट, जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसमें जो प्रोग्रेसिव जो चेंजेज होते हैं उसे विकास कहते हैं। अच्छा, विकास कहते हैं ऐसा बोल रहा है। करेक्ट कि विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। मतलब विकास किस पर निर्भर करेगा, वह कह रहा है कि मैच्योरेशन पर डिपेंड करेगा। किस पर? परिपक्वता पर डिपेंड करता है कि बच्चे में बच्चा जब तक परिपक्व नहीं प्राप्त होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। अगर विकास तभी होगा दोस्त जब बच्चे में परिपक्वता आ जाएगी, तो बिना परिपक्वता का विकास हो नहीं सकता है। इसलिए ऐसा बात कर रहा है, अधिगम पर निर्भर करता है। विकास का संबंध की बात करें व्यक्ति के गुणों से होता है। तो अगर आपसे पूछे विकास की बात करें तो विकास सीधा बोलेंगे, विकास आप बोलेंगे मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। मात्रात्मक बोले तो आप कहेंगे मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है, दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ऐसा आप बोलेंगे। अगर आपसे पूछे विकास के बारे में पूछे, विकास क्या है, विकास बोल देंगे अमूर्त प्रक्रिया है। क्या है? विकास अमूर्त प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक अमूर्त प्रक्रिया है, ऐसा आप बोल देंगे। आगे कह रहा है कि दोस्त, कह रहा है कि आप और भी समझिए, कह रहा विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों, जो व्यक्ति के सभी पक्ष हैं, जैसे विकास की प्रक्रिया में विकास के सभी व्यक्ति के सभी पक्ष, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, व्यक्ति के भावात्मक पक्ष, व्यक्ति के मनोगत्यात्मक पक्ष, ये तीनों पक्ष जो हैं सभी पक्षों, चाहे वह आंतरिक हो या फिर वह बाह्य हो, शामिल किया जाता है। तो विकास में बात करेंगे, विकास में होता है वह आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों को लिया जाता है। मतलब विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। यह ध्यान देंगे, विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है। डेवलपमेंट की बात किया जाए, अगर कोई कहे डेवलपमेंट में क्या होता है दोस्त, तो आप कहेंगे डेवलपमेंट में आप बोलेंगे कि एक डेवलपमेंट में किसी एक पक्ष का विकास हो रहा है, किसी एक पक्ष के साथ अलग पक्ष, उसके साथ साथ और भी पक्षों का विकास होता है, और भी क्या होता है, पक्षों का विकास होता है, ऐसा बोल रहा है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आप जानते हैं विकास एक कंटिन्यूटी वाली मतलब कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इस वजह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास की बात करें, अगर कोई कहे विकास की बात करे तो आप कह देंगे बच्चे का विकास की बात करें तो बच्चे का जो बात करें गर्भावस्था से लेकर जब तक मतलब मृत्यु तक, जन्म से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के बच्चे जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक विकास किसी न किसी रूप में चलता है। अर्थात कह जो व्यक्ति के गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, ऐसा आप जानते हैं निरंतर प्रक्रिया है। तो वह निरंतर प्रक्रिया क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ावा करेगी या उसके साथ साथ सभी पक्ष, जैसे बच्चे का विकास में डिपेंड करें तो बच्चा जब छोटा होता है, जब जन्म होता है तो बच्चे का शारीरिक विकास होगा, फिर बच्चे का धीरे धीरे संवेगात्मक विकास होगा, बच्चे का फिर सामाजिक विकास होगा। तो विकास की बात करें, डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं दोस्त, और डेवलपमेंट कहता है, डेवलपमेंट क्या कहता है, डेवलपमेंट यही कहता है कि जो बच्चे का विकास होगा वह विकास किसी ना किसी रूप में हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कोई एक ही पक्ष होने के बाद वो रुक जाएगा। जैसे वृद्धि की बात करें, वृद्धि सिर्फ किससे ली जाती है, वह वृद्धि की बात करें सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से ली जाती है, मतलब सिर्फ शारीरिक विकास से ली जाती है। वहीं पर विकास क्या होगा, पूरे जीवन जो कोई भी पक्ष हुआ, चाहे वह संवेगात्मक पक्ष हुआ या वह सामाजिक पक्ष हुआ या बच्चे का जैसे शारीरिक पक्ष हुआ, सभी पक्षों से जोड़कर लिया जाता है। तो कह रहा है कि हॉलॉक के अनुसार, हॉलॉक की डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में खूब पूछा जाता है, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कौन कहता है? एलिजाबेथ हॉलॉक है। और यह क्या है, एलिजाबेथ हॉलॉक जो है एक लेडी जो है, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहने का मतलब था कि जो विकास होता है, विकास के फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति में नवीन विशेषताएं जागृत होती हैं, नवीन विशेषता और नवीन योग्यताओं प्रकट होती हैं, ऐसा हॉलॉक मानती हैं।
आगे हम बात करेंगे तो विकास के कुछ पक्ष हैं, देखिए ध्यान देंगे। वृद्धि आपने समझ लिया, विकास भी समझ लिया, एक आपने हौला की डिफिनीशन भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे विकास के कुछ पक्ष की बात कर लेते हैं। जैसे एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा। कला शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित 5 पक्षों का अत्यधिक महत्व होता है। करा कि जो पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें, करा शिक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से वह 5 पक्षों का महत्वपूर्ण अत्यधिक महत्व है। क्योंकि अध्येता का मतलब ध्यान देंगे, क्योंकि अध्येता का मतलब होता है लर्नर की बात करें, लर्नर कौन होगा, वह अधिगमकर्ता को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिगमकर्ता को लर्नर बोला जाता है। तो ध्यान देंगे कि अध्येता की विकास प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करते हैं। जैसे ध्यान देंगे, जैसे आप देखते हैं कि हम सभी किसके पक्ष को पढ़ते हैं, बच्चे के शारीरिक पक्ष को पढ़ते हैं कि बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चे का एज, मतलब बच्चा 2 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, तो कितना लंबाई होनी चाहिए, कितनी उसका लंबाई होना चाहिए बच्चे का, कितना उसका भार होना चाहिए, इस पर हम शारीरिक पक्ष पर बात करते हैं। बात करें साथ साथ बात करें बच्चे के मानसिक पक्ष पर, विकास पर, जैसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चा शैशवावस्था में है तो उसके जो मस्तिष्क का विकास कितना होना चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। शैशवावस्था हो गया बच्चे का, बाल्यावस्था हो गया बच्चे का, किशोरावस्था। तो हम ज्यादा करके बात करें शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास की बात करें, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी हम बात करते हैं। संवेगात्मक विकास की बात करें, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसकी हम बात करते हैं। बच्चे का चारित्रिक जो विकास है इसकी, तो हम जो ज्यादातर विशेषता पढ़ते हैं बच्चे के विकास के बारे में, वह इन्हीं 5 पक्षों पर हम सभी चर्चा करते हैं। किस पर? ये इन्हीं 5 पक्षों पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, इन्हीं 5 पक्षों पर। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, उसके साथ साथ बात करें संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और चारित्रिक, ये 5 पक्ष पर हम सभी बच्चों के पक्ष पर चर्चा करते हैं। दोस्त आगे ध्यान देंगे, आगे कहा जा रहा है, ध्यान दें विकास की अवस्थाओं पर ध्यान दें। विकास की अवस्थाएं आप सभी के सामने है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। कह रहा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कह रहा डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स और रॉस की बात करें, हॉलॉक की बात करें, कह रहा आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया। कहा कि कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से विकास की अवस्थाओं का विभाजन किया है। तो कह रहा विकास की विभाजित किया, किसी भी मानव का विकास 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही पूर्ण होती है। मतलब उन्होंने कहा कि 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही विकास पूर्ण होती है, जिन्हें नीचे बॉक्स में दर्शाया गया है। जैसे बात करें तो 4 अवस्थाओं की बात करें, वह या उन्होंने बांटा। एक तो सबसे पहले बात करें, वह उन्होंने विकास की अवस्थाएं लिख दी। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले लिखा शैशवकाल, मतलब जिसे हम जानते हैं इन्फेंसी की बात करें, इन्फेंसी रख दिया। दूसरा बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड बोलते हैं, तीसरा किशोरावस्था जिसे एडोलसेंस बोलते हैं, और चौथे की बात करें जिसे प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड बोलते हैं। ये 4 क्या है, 4 अवस्थाओं पर हम क्या करते हैं, समानता इसी में निपटारा कर दिया जाता है। जैसे आयु वर्ग की बात करें तो हम शैशव काल को जो समानता मान लेते हैं, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक भी मानते हैं, जन्म से जो समानता मानते हैं। अगर आपसे पूछे शैशव काल का सही एज क्या है, ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहे और शैशव काल का एज लिखा रहे 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष लिखा रहे, तो आप सीधा यही टिक करेंगे। क्योंकि बात करें जो इन्फेंसी का मतलब होता है दोस्त, इन्फेंसी की बात करें, इन्फेंसी का मतलब होता है इन प्लस फेरी, इनका मतलब होता नहीं, फेरी का मतलब बोलना। जब तक जिस अवस्था तक बोलने में योग, जिसे बोलते हैं बोलने में योग, बोलने में अयोग्य की बात करें, जब तक बच्चा नहीं बोल पाता है, जब तक बच्चा नहीं बोल पाता है, तब तक हम क्या बोलते हैं, बोल पाता है, तब तक हम क्या बोलते हैं, शैशव काल बोला जाता है उसे, शैशव काल। इसलिए अगर आपसे पूछे समान शैशव काल, अगर आपके ऑप्शन में कहीं ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन में कहीं दोस्तों आपके ऑप्शन में कहीं दिखा रहे 0 से 2 वर्ष, तो आप 0 से 2 वर्ष को मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वह सही जो माना गया है वह 0 से 2 वर्ष ही माना गया है। कई बार या पेपर में पूछा गया है कि शैशव काल का एज कितना है, तो आप 0 से 2 ही माना जाता है। लेकिन समानता जब बांटा जाता है तो वह 0 से 6 वर्ष रख दिया जाता है, जन्म से 6 वर्ष रख दिया जाता है। अच्छा, बालक आयु में बात करें वर्ग में समान, बालिकाएं भी समान होती हैं और अधिगम अवस्थाओं में आदर्शवाक बोला
आदर्श अवस्था बोला जाता है। अगर पूछे आयु वर्ग में मतलब क्या है कि अगर बालक के लिए क्या वही शैशवावस्था वही सेम है, एज है, तो कहेंगे वही एज है। अगर कहें बालिकाओं वर्ग के लिए भी वही है, एकदम बालिकाओं के लिए भी वही शैशवावस्था है। अगर अधिगम अवस्था को क्या नाम से बोला जाता है शैशवावस्था को, तो कहेंगे आदर्श अवस्था के नाम से बोला जाता है, आदर्श अवस्था के नाम से बोला जाता है। अब बात करें बाल्यावस्था की, जब बाल्यावस्था की बात करें दोस्त, तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बोला जाता है जो सामान्यता। और आपसे पूछे क्या बालिकाओं के लिए भी यही है, तो आप कहेंगे हाँ 6 से 12 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें बालिकाओं के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर दिया, 6 से 10 वर्ष रख दिया है। और अगर पूछे अधिगम अवस्था को क्या बोला जाता है, इसे अनोखा काल बोला जाता है। अधिगम अवस्था का अनोखा काल बोला जाए तो शैशवावस्था बाल्यावस्था को बोला जाता है। किशोरावस्था आपके सामने है, तो 12 से 18 वर्ष जो बोला जाता है आयु वर्ग को रखा गया है। अगर बालक की बात करें 13 से 18 वर्ष, और लड़कियों की बात करें 11 से 17 वर्ष। और इसे क्या बोला जाता है, इसे अधिगम की अवस्था को क्या बोला जाता है, कठिन काल बोला जाता है। अधिगम के हिसाब से क्या बोला जाता है, इसे किशोरावस्था को कठिन काल बोला जाता है दोस्त। अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 वर्ष के बाद बोला जाता है। क्या 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था, मतलब हम सभी को जो 18 वर्ष के बाद पढ़ना नहीं होता है, मतलब हम सभी पढ़ते हैं सिर्फ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ध्यान देंगे जो किशोरावस्था की बात करें, आपसे पूछा जाए किशोरावस्था की जब आपसे बात करें, तो किशोरावस्था की जब मित्र बात करें आपसे, तो कहेंगे किशोरावस्था को, किशोरावस्था के जनक कौन है। अगर आपसे पूछ ले किशोरावस्था के जनक कौन है, तो आप किशोरावस्था के जनक की बात करेंगे, कहेंगे बोलेंगे आप सभी, वह बोलेंगे स्टैनले हाल। स्टैनले हाल को बोला जाता है, स्टैनले हाल को क्या बोला जाता है, किशोरावस्था के जनक के रूप में। अगर आपसे दोस्त पूछे कि आपसे पूछ ले कि किशोरावस्था का जो जनक है स्टैनले हाल, इनकी जो पुस्तक है या क्या है, आप कहेंगे इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस नामक इनकी पुस्तक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी पुस्तक में उन्होंने किशोरावस्था से संबंधित सारी चीजें बताई है, किशोरावस्था से संबंधित सारी चीजें बताई। इनका मानना था जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, स्टैनले हाल का वह मानते हैं किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है, और बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, उनका मानना था कि किशोरावस्था में बचने के पहुंचने के बाद एकदम एकाएक कहते हैं कि वह बच्चे में त्वरित विकास का सिद्धांत, मतलब एकाएक त्वरित विकास का सिद्धांत कहते हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया, त्वरित विकास का सिद्धांत दिया गया। उनका कहा गया उन्होंने कहा कि बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है 12 से 18 वर्ष में, तो विकास एकदम जो प्रस्फुटित हो जाता है, मतलब विस्फोट हो जाता है उसमें बच्चे के विकास में। वहीं पर एक क्रमिक विकास का सिद्धांत भी है, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत भी है किशोरावस्था में, क्रमिक विकास का सिद्धांत है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहते हैं जैसे भैया, जैसे बच्चा शैशवावस्था में बच्चे का विकास हुआ, जैसे बच्चे का बाल्यावस्था में विकास हुआ, उसी प्रकार से बच्चे का उसी अवस्था, उसी तरीके से बच्चे का किशोरावस्था में भी विकास हुआ है, उसी तरीके से बच्चे का किशोरावस्था में भी विकास हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है जैसे स्टैनले हाल जी कहते हैं कि एकदम प्रस्फुटित हो जाता है, मतलब विस्फोट हो जाता है और आधी तूफान आ जाती है। इस तरीके से कोई तरीका नहीं है, वह क्रम के तरीके से ही जैसे क्रम से आ रहा था उसी तरीके से बच्चे का विकास होता है। ऐसा अभी कौन मानते हैं, ऐसा बात करें, ऐसा मानते हैं वह कौन, वह बात करे वह थॉर्नडाइक मानते हैं क्रमिक की तरह, और आपसे पूछे स्टैनले हाल कौन मानते हैं, त्वरित की तरह मानते हैं। दो सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे किशोरावस्था के जनक किसे माना जाता है, तो आप जानते भी किशोरावस्था के जनक स्टैनले हाल को माना जाता है। उनकी एक पुस्तक का नाम है एडोलसेंस नामक पुस्तक है। ये सारी चीजें आपके पेपर में आती हैं। इसी वजह से मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया, सिखाने का, जिससे आपको स्पष्ट हो पाए। दोस्त अब हम थोड़ा सा देखेंगे, आप समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझे। करा की शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। जो 3 अवस्थाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र, करा की जो शिक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए, एजुकेशन की जो परिप्रेक्ष्य से बात करें, या जो प्रथम 3 अवस्थाएं हैं, जैसे प्रथम 3 अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनका विशेष क्या है, महत्व है। विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप हम ध्यान देते हैं। करा की विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप ध्यान देंगे। और इधर क्या लिखा है, विभिन्न अवस्थाओं में प्रमुख विशेषताओं पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे शैशव काल की बात करते हैं, जैसे इन्फेंसी बोला जाता है, और उसमें ध्यान देंगे विभिन्न अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं, क्या इसमें विशेषताएं हैं, कैसे विकास होता है। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ है शैशवावस्था का जो लिखा गया, शैशवावस्था की कुछ चीजें लिखी गई हैं, उधर शैशवावस्था के क्या लिखी गए हैं, शैशवावस्था के प्रमुख विशेषताएं। इधर अवस्थाओं के स्वरूप, शिक्षा के स्वरूप लिखे गए हैं, इधर विशेषता लिखी गई। तो सबसे पहले लिखा गया पालन पोषण।
क्या लिखी गई हैं, जैसे पालन पोषण की बात करें, स्वच्छ वातावरण बच्चों को दें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, इन सभी का बात करता है, इन सभी का क्या करता है, बात करता है, इन सभी का क्या करता है, बात करता है। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन दे, बच्चों की जो मूल प्रवृत्ति, जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो विलियम मैकडूगल ने कहा कि बच्चों का जो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती हैं। तो जन्म के समय मूल प्रवृत्तियां भी आती हैं बच्चों में, जन्म के समय। तो वह जन्म जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बच्चों को प्रोत्साहन करने की बात करते हैं। जिज्ञासा की संतुष्टि, जैसे बच्चे में जिज्ञासा, छोटा बच्चा है, शैशवावस्था में है बच्चा, तो जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है चीजों को समझने में। शैशवावस्था में बच्चा तो जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। जैसे बात करें उनमें जिज्ञासा कैसी होंगी, जैसे मम्मी है पापा है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो कहेंगे पापा ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। मम्मी है तो अब पूछेंगी चम्मच क्यों यूज कर रही हो, या प्लेट क्यों यूज कर रही हो, इस पे क्यों रख रही हो, तो चीजें पूछते रहते हैं। तो जिज्ञासाएं बच्चों का शांत करना चाहिए, क्यों बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा को जब आप शांत करते हैं तभी बच्चा ज्यादा करके विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। कभी बच्चे को पीटे मारे ना, हर बच्चे को आप समझाएं। देखिए छोटा बच्चा अभी है, बच्चा अभी शैशवावस्था में है, क्योंकि हर तीनों अवस्था ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बच्चे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितना आप विकास कर पाए बच्चे का, अधिकतम से अधिक, जो अधिक से अधिक बात करें तो वह विकास इस तीनों अवस्थाओं में ही करने का प्रयास करें। अगर इस यहाँ पर बच्चे का अच्छी तरीके से विकास हुआ तो बच्चा कभी भी दिक्कत में नहीं फंसेगा। कर आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, तो बच्चा खुद से करने का प्रयास करता है। करा कि शारीरिक विकास में तीव्रता, करें प्रमुख विशेषताओं में बात करें, शारीरिक विकास में तीव्रता। आप जानते हैं अभी आपने देखा होगा शैशवावस्था में, जिसे 0 से 6 वर्ष तक बच्चा है कोई, कभी आप 1 साल पहले देखे हो बच्ची को, फिर 2 साल बाद जाएं देखने, तो आप देखते हैं बहुत फास्ट बढ़ता है, तेज बढ़ता है। इसीलिए बोला जाता है शैशवावस्था की तीव्रता। अगर आपसे पूछे कि शैशवावस्था की तीव्रता, शैशवावस्था जो शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है, कोई अगर आपसे पूछे शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है, विकास सबसे तेज किस अवस्था में, तो आप सीधा कहेंगे कि वह विकास सबसे तेज होता है दोस्त, कहेंगे आप शैशवावस्था में होता है। अपरिपक्वता होती है, मतलब बच्चे में परिपक्वता बच्ची प्राप्त नहीं होता, अपरिपक्व होता बच्चा। पर निर्भरता, क्या होगा, बच्चा दूसरे पर निर्भर होता है, एकदम सही है, मतलब अपने मम्मी पापा या किसी दूसरे पर गार्जियन पर डिपेंड होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मतलब बच्चा सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, जिज्ञासाएं होती है, उसको शांत करना चाहिए। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित वह व्यवहार करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मतलब बच्चा शैशवावस्था में होगा तो अनुकरण जैसे व्यवहार पर सीखने का प्रयास करता है। कह रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मतलब जो अनुकरण करके, मतलब अनुकरण किसी का नकल करेगा उसी के हिसाब से सीखने का प्रयास करता है। तो यह कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे या समझ पाए होंगे, अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। आगे दोस्त हम बात करते हैं, कह रहा कि और भी कह रहा है कि खेल तथा क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, मतलब बच्चा क्या है, क्रिया के द्वारा करके सीखने, और बात करें खेल के द्वारा इसमें शैशवावस्था में शिक्षा देनी चाहिए। और फिर कह रहा है कि दोस्त कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय का प्रशिक्षण, बच्चे की जो इंद्रियां हैं इंद्रियों पर आधारित क्या करनी चाहिए, हमें प्रशिक्षण देनी चाहिए। कर आत्मा व्यक्त के लिए अवसर दें, मतलब आत्मा व्यक्त के लिए अपने कुछ कहने का उसे अवसर देना चाहिए। शिक्षा में संगीत का स्थान दें, बच्चे का जो बच्चा शैशवावस्था में है तो हम क्या करें, बच्चों में संगीत के लिए क्या दें, स्थान देने का प्रयास करना है। पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, मतलब जो बच्चे का पाठ्यक्रम है उसको हम इंटरेस्टेड बना करके, इंटरेस्टेड के साथ उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जिससे वह बच्चा पढ़ाई से दूर ना भागे, क्योंकि अभी सीधे ये शुरुआत किया है, तो हम क्या करें, रुचिकर बनाने का प्रयास करें। शिक्षण विधि में क्रियात्मक हो, मतलब शिक्षण विधि जैसे करके सीखने जैसी क्रिया करने की कोशिश कीजिए। सामाजिक भावना का विकास, बच्चे में हम क्या करेंगे, शैशवावस्था में सामाजिक भावना का बच्चे में विकास, क्योंकि अभी बच्चा सामाजिक नहीं है, लेकिन हम भावना का विकास करेंगे तभी तो बच्चा आगे चल के सामाजिक तौर पर अच्छा व्यक्ति सिटीजन बन पाएगा। अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर दें, अच्छी आदतों के निर्णय के लिए क्या दें, हम बच्चों को अवसर देने की कोशिश करेंगे। मतलब अच्छी आदत जैसे है, अच्छी आदत की बात करें, जैसे बच्चे का बोले कि बेटा देखो जब खाना खाने जाते हो उसके पहले एक लाइफ बॉय साबुन लेकर और हाथ को धुल लो, अच्छे से उसे वॉश कर लो, हाथ को धुल करके तब खाना खाओ। तो यही सभी अच्छी आदत है। कोई आए कोई आए, अगर बड़े मेहमान, कोई आपका मेहमान आपके घर आए तो पैर छू लो उनका। तो इस तरीके अच्छी आदत है जो नैतिकता से भरी हो। अच्छी आदतों का आज के निर्णय के लिए अवसर दें, करें नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा दें, मतलब नैतिकता भरी बातें और चारित्रिक विकास के लिए उनको शिक्षा देने का प्रयास करें। भय और दंड से दूर रखें, बच्चे को डरवाएं धमकाएं ना, कि अगर बच्चा नहीं सीख रहा तो उसको समझा करके प्यार दुलार से सिखाएं,
ना कि उसको भय पैदा कर दें, डर पैदा करें, दंड दें, पिटाई कर दें। तो इससे क्या होगा, बच्चा उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। करें संवेगात्मक सुरक्षा, तो बच्चे के संवेगात्मक रूप से सुरक्षा देने का कोशिश करें। आत्म प्रेम की भावना, तो आप जानते हैं जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जो बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बच्चा शैशवावस्था में होता है, बच्चे में क्या होता है, आत्म प्रेम मतलब खुद से प्रेम करने का, जिसे अहम केंद्रता बोला जाता है, मतलब स्व प्रेम बोला जाता है। मतलब अब बच्चा स्वयं से लगाव रखता है, आत्म प्रेम, जिसे इसे बोला था किसने, फ्रायड ने दिया था, स्व प्रेम शब्द दिया था, मतलब अपने आप से प्रेम करता है। तो यह भावना होती है। नैतिक भावना का अभाव, नैतिक भावना का क्या होता है, अभाव होता है। सामाजिक भावना का विकास करना, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना, मतलब दिखा करके, अनुभव करा करके बच्चों को सिखाएं। काम वृत्ति का प्रबल होना, फ्रायड ने कहा काम प्रवृत्ति का क्या होता है, प्रबल होता है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा गुण होता है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, बाल्यावस्था पर हम चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था पर चर्चा करें, ध्यान दें, बाल्यावस्था की बात करें तो आपके सामने लिखा है शारीरिक विकास पर ध्यान। क्या करा है, शारीरिक विकास पर ध्यान दे। बच्चे का देखिए शैशवावस्था में, अगर बाल्यावस्था में आपसे पूछा जाए, बाल्यावस्था में जब बच्चा जाता है तो विकास, जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास दो तरीके से होता है। शारीरिक विकास जो है वह दो तरीके से होता है। एक को बोला जाता है, बच्चा जब 6 से 9 वर्ष का होता है, 6 से 9 वर्ष का होता है तो विकास, शारीरिक विकास थोड़ा सा तेज होता है। लेकिन जब 9 से 12 वर्ष का होता है, 9 से 12 होता है तो परिपक्व, जिसे बोला जाता है परिपक्वन काल, तो उसमें क्या होता है, बच्चा परिपक्व होता है, मतलब जो शारीरिक रूप से विकास हुआ है बच्चे का, उसको परिपक्वता को धारण करने की कोशिश करता है। और 9 से 12 साल की एज में बच्चे बात करें, जो बच्चा जब 9 से 12 साल की एज में होता है, उस समय आप देखते होंगे बच्चे में विकास, जो शारीरिक रूप से विकास है, वह स्पीड से नहीं हो पाता है। तो आप लोग कहते हैं भैया अब लगता है लड़का बढ़ेगा नहीं क्या, तो ऐसा नहीं है, बढ़ेगा, लेकिन वह अभी उसका जो शरीर है, उसका बॉडी है, जो शारीरिक रूप से परिपक्व हो रहा है, अभी मजबूत हो रहा है, इसके बाद फिर से होगा। जो कुछ समय के लिए, 3 साल के लिए लगभग वह विकास रुक जाता है, और उसको मजबूती प्रदान करने के बाद जो शारीरिक रूप से विकास हुआ है, इसके बाद फिर से होगा। बाल मनोविज्ञान, भाषा विकास पर ध्यान, मतलब आप जानते हैं भाषा विकास पर, उसका जो भाषा का, लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम हुआ, शिक्षण विधि का रुचिकर हो, मतलब शिक्षण विधि कैसी हो, रुचिकर बनाए। खेल और क्रिया द्वारा शिक्षा करें, एकदम सही है। मानसिक स्तर और वातावरण का ध्यान दें, मतलब बच्चे के लेवल, बच्चे का एज पर डिपेंड करें, बच्चे के मानसिक स्तर, बच्चे का मेंटल जो स्तर कितना है, उसको ध्यान देते हुए वातावरण पर ध्यान दे। कि संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उस पर भी हम सभी ध्यान देने की कोशिश करा। जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे, बच्चे में जो जिज्ञासाएं हैं, तो मैंने आपको बताया हर बच्चों की जिज्ञासाएं होती है, सोचने की, तो उसको आप क्या डांटे मारे ना, उसको हम जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर जोर, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर हमें जोर देना है, ध्यान देना है। संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि करें, संचय का जो प्रविष्टि है उसको संतुष्टि दें। साथ साथ पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था करें। सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक विकास, इस सभी पर जोर देना है। अब ध्यान देंगे, यहाँ से थोड़ा ध्यान दें, ये तो बाल्यावस्था में क्या था, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, या विशेषताओं, बाल्यावस्था की विशेषताओं पर देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, थोड़ा सा बाल्यावस्था की विशेषता है। अब बाल्यावस्था की विशेषता पर थोड़ा सा हम देखें, विशेषता पर जब हम चर्चा करेंगे, कारण कि शारीरिक और मानसिक में स्थिरता, तो अब मैंने आपको बताया कि बच्चे जब बाल्यावस्था में जाता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, वह परिपक्वता प्रदान करने के लिए। रचनात्मक कार्यों में रुचि, मतलब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है, तो एक तरीके से समझिए बच्चा जब बाल्यावस्था में जाएगा तो अब देखते हैं बच्चे में रचनात्मकता की विकास तीव्र गति से होती है, मतलब वह कुछ नया करने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो नए नए स्लीपर जो चप्पल हैं घर के, उसको काट करके गाड़ी बनाने का प्रयास करता है, तो क्रिएटिविटी उसमें पैदा होती है। इस वजह से बोला जाता है कि बच्चे में रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। जिज्ञासा की प्रबलता, मतलब जिज्ञासा तीव्र होती है, जिज्ञासा उनको शांत करना चाहिए। मानसिक योग्यता में वृद्धि, मतलब जो मानसिक रूप से योग्यता है उसमें वृद्धि होती है, उसको भी क्या करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करें, अधिक से अधिक बच्चों को समझाने की कोशिश करें, जिससे अधिक से अधिक विकास हो पाए, मानसिक रूप से मजबूत हो पाए। कि सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, मतलब जो साथ बच्चे हैं, वो हम लोग बच्चे हैं, उनके साथ खेलने में ज्यादा क्या होता है, रुचि लेता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, ध्यान देंगे जब बच्चा, अगर पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे शैशवावस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है कि अंतर्मुखी, तो आप बताएंगे शैशवावस्था में बच्चा कैसा होता है,
वह अंतर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। अगर आपसे पूछे कि बच्चा बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, बाल्यावस्था में आपसे पूछे तो आप सीधा बताएंगे बच्चा बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि बाल्यावस्था में वह बच्चे में व्यक्तित्व कैसा होता है, बोलने का, तो बहिर्मुखता होती है। और इसको हम क्या करना है? विकास करना है। क्योंकि बच्चे का अगर बहिर्मुखता, जो बच्चा बोल रहा है उसका हम सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो बच्चा अधिक से अधिक चीजों को अपने निखारेगा। उसका जो अभिव्यक्ति है, बोलने का जो मौखिक अभिव्यक्ति है, उसका विकास हो पाएगा। नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा? फिर से अंतर्मुखी हो जाएगा, अपने बातों को नहीं कह पाएगा। अब आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो कभी कभी आपने देखा होगा, कब वह कभी कभी आपने देखा होगा जैसे विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं, विद्यालय बच्चे बच्चे जाते हैं विद्यालय में पढ़ने, तो देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चे, जैसे कोई बच्चा उसमें बहुत ज्यादा बोलता है, कभी कभी बच्चा, कोई बच्चा नहीं बोलता है। बच्चा जानकार होता, समझदार होता, लेकिन बोलता कम है। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके का प्रोत्साहन नहीं मिला है। और जो बच्चा ज्यादा बोलता है उसको प्रोत्साहन मिला है। शुरुआत में बच्चा जब बाल्यावस्था में था, उसको घर के लोग उसको प्रोत्साहन दिए थे, उसको बढ़ोतरी दिए थे, इसी वजह से बच्चा बोल रहा, ज्यादा चीजों को कह रहा है। अगर कम बोल रहा है इसका मतलब उसको प्रोत्साहन नहीं मिला है। खरा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, मतलब जो समूह में रहने की कोशिश करता है। खरा सामाजिक और नैतिक विकास, बच्चे का क्या करें, या विशेषता होती है सामाजिक और नैतिक विकास का। काम प्रवृत्ति की बात करें, फ्रायड कहते हैं, फ्रायड क्या कहते हैं, फ्रायड कहते हैं भैया कि फ्रायड कहते हैं कि बच्चा जब जब बाल्यावस्था में होता है, बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, फ्रायड का मानना है कि बाल्यावस्था में बच्चा होता है, जो काम वासना है, काम वासना क्या हो जाती है? सुप्तावस्था में चली जाती है। काम वासना कहाँ चली जाती है? सुप्तावस्था में चली जाती है, मतलब शांत हो जाती है, सुप्तावस्था में चली जाती है। इसका मतलब है, उनका मानना था कि बच्चा बाल्यावस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो लड़का है तो लड़कों के साथ, लड़का है तो लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा, लड़कों के साथ। लड़की है भैया तो लड़की है तो लड़कियों के साथ रहना पसंद करती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था में, ध्यान देंगे, बाल्यावस्था में बच्चा, ध्यान दें, अगर बाल्यावस्था में बच्चा बात करे, बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, बाल्यावस्था में वह क्या क्या किस प्रकार का, किस लिंगी का, मतलब समलिंगी व्यवहार करता है, विषमलिंगी, तो आप कहेंगे वह कैसे होती है बच्चा? वह समलिंगी, समलिंगी क्या होता है? समलिंगी प्रेम होता है। अगर आपसे पूछेंगे बाल्यावस्था में समलिंगी प्रेम होता है, समलिंगी प्रेम होता है। अगर आपसे दोस्त पूछे कि क्या शैशवावस्था में दोस्त कैसा होता है, अगर आपसे पूछे शैशवावस्था में कैसा होता है, क्या वह समलिंगी होता है, विषमलिंगी, तो आप कहेंगे शैशवावस्था में क्या बोलेंगे? समलिंगी ईर्ष्या होता है। क्या होता है? समलिंगी ईर्ष्या होता है। मतलब अपने जेंडर से क्या करेगा? गुस्सा करता है। किसमें? बच्चा जब इन्फेंसी में होता है, किसमें होता है? इन्फेंसी, जिसे शैशवावस्था बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले मित्र, अगर आपसे पूछ ले कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बच्चे में क्या होगा? समलिंगी प्रेम होता है, मतलब अपने जेंडर के प्रति क्या करता है? प्रेम करता है। इस बात को ध्यान देंगे। का आत्मनिर्भरता की भावना, तो बच्चा खुद से जब बाल्यावस्था में होता है तो वह खुद से कार्यों को करने की कोशिश करता है। आगे दोस्त बात कर रहा है, ध्यान देंगे, आगे कह रहा है कि संग्रह प्रवृत्ति का विकास। आप देखते होंगे जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वह संग्रह प्रवृत्ति का, मतलब ध्यान देंगे, संग्रह प्रवृत्ति की बात करें तो बच्चा कोई, जैसे कंचे हैं, जैसे कंचे का आप देखते होंगे खेला जाता है, गोली वोली जो खेली जाती है उसको इकट्ठा करते हैं, फोटो करेंगे, भगवान का फोटो हो गया, हीरो और हीरोइन का फोटो इकट्ठा करते हैं, ताश खेलते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे? संचय प्रवृत्ति करते हैं बच्चे, लड़के करते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां क्या करती हैं? लड़की क्या करती है? वह लड़की क्या बात करें, वह क्या करे? गुड़ियों को सजाना, गुड़ियों को इकट्ठा करना, सिलाई बुलाई की थोड़ी सी चीजें करना उन कोशिश करती हैं। इस तरीके से उसे संचय प्रवृत्ति करती हैं। तो गुड़ियों के साथ रहना पसंद करती हैं, ऐसे ऐसे कार्य करती हैं। बाल्यावस्था में बात करें तो बाल्यावस्था आपने देखा, और बाल्यावस्था की विशेषताएं आपने देखा। तो इन कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन जब आप करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था पर। किशोरावस्था में मैंने आपको बताया जिसे बोला जाता है एडोलसेंस बोला जाता है। अब किशोरावस्था की इधर विशेषताएं, इधर क्या है? विशेषताएं। विशेषताओं पर हम चर्चा थोड़ा सा करें। विशेषताएं, तो विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। करा शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, करा दोस्त कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दें, मतलब शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का बात करें तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दें, मानसिक विकास के लिए
शिक्षा दें, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा दें, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा दें, धार्मिक और नैतिक विकास के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा दें, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, यौन शिक्षा की आवश्यकता है, सहानुभूति व्यवहार। ध्यान दें, अब इसको समझिए, बच्चों को जब बच्चे में शिक्षा किस प्रकार की हमें देना चाहिए। करेक्ट, इधर हमें ध्यान देंगे, जो इधर आपने देखा, इधर जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है, इधर जो पॉइंट ली, जैसे बाल्यावस्था में हम किसी प्रकार की शिक्षा देनी है, जैसे उधर मैंने आपको देखा, इधर शिक्षा की बात, बाल्यावस्था में किस प्रकार की हमें शिक्षा देनी है, या तो हमें इधर लिखा है, इधर क्या है, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, इधर जैसे बाल्यावस्था की विशेषता, उसी प्रकार से बात करें, उसी प्रकार से इधर किशोरावस्था की शिक्षा है कि हमें बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन देना है। इधर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, क्या है विशेषता, किशोरावस्था की विशेषताएं, तो उधर शिक्षा, इधर विशेषता। अब हम समझेंगे शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा के मतलब शारीरिक रूप से कैसे मजबूत हो पाए, इसके लिए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए किशोरावस्था में। अगर मानसिक विकास के लिए मेंटल रूप से कैसे डेवलपमेंट हो पाए अच्छा तरीके से, उसका बच्चों को हम शिक्षा देना चाहिए। संवेगात्मक रूप से शिक्षा कैसे देना है, मतलब बच्चों को इमोशनल जो डेवलपमेंट है कैसे शिक्षा देनी, इसकी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे इस प्रकार की शिक्षा हमें देनी है। यौन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चे में यौन शिक्षा की बात करें तो किशोरावस्था में बच्चे में शारीरिक जो चेंजेज आते हैं, जो फिजिकल चेंजेज आएंगे, लड़कियों में चेंजेज आते हैं, लड़कों में चेंजेज आते हैं, जैसे, तो हमें यौन शिक्षा का बहुत जरूरी है। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, तो किशोरावस्था में जब बच्चा या लड़की या लड़का कोई किशोरावस्था में पहुंचे, तो यौन शिक्षा का हम शिक्षा जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन सरकार जो चाह रही है कि सिलेबस में रखा जाए, जिससे उनको अपना स्पष्ट हो पाए कि जो बॉडी है, शरीर है, वह कैसे रिएक्ट करती है, जैसे परिवर्तन होगा कि बच्चा एकाएक जब 12-13 साल का होगा, तो एकाएक बच्चे में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब शारीरिक परिवर्तन होने से वो घबरा जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो जब आप शिक्षा दिए रहते हैं तो बच्चा घबराएगा नहीं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं, जैसे शारीरिक परिवर्तन। विशेषताओं की बात करें तो बच्चों में, जैसे लड़के हैं लड़कियां हैं, उसमें क्या होंगे, शारीरिक फिजिकल जो है चेंजेज आएंगे। विशेषताओं की बात करें, किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे। कर विरोधी मानसिक दशाएं, जैसे क्या होगी, विरोधी मानसिक दशाओं की बात करें, वह जैसे बात किया जाए, कोई व्यक्ति जैसे समाज है, समाज कोई बात कर रहा है, लेकिन बच्चा जब किशोरावस्था में होता है, बच्चा जब एडोलसेंस में होता है, तो वह दूसरा तर्क देता है, क्या देगा, दूसरा तर्क देगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मतलब उल्टा विरोधी प्रक्रिया होगी, मतलब जो समाज कर रहा है उसके विपरीत चलेगा। इसीलिए किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, विरोधी मानसिक दशा की, मतलब विरोधी अवस्था बोला जाता है, विरोध बच्चा करता है। अगर आपसे पूछे कि किस अवस्था को विरोधी अवस्था बोला जाता है, तो आप सीधा बताएंगे वह किशोर अवस्था। मानसिक विकास की बात करें तो बच्चे में मानसिक विकास की बात करें तो डेवलपमेंट अच्छा है, मानसिक विकास सर्वोत्तम पे होता है। कार्य स्थायित्व और समायोजन का अभाव, मतलब बच्चे में क्या होगा, समायोजन में अभाव होता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, मतलब अपने आप को सामंजस्य नहीं कर पाएगा, मतलब समाज में घुल मिल नहीं पाएगा, उसको हमेशा तकलीफ रहती है, हमेशा उसको चिंता रहती है कि हम सेट नहीं हो पाते, बातों को नहीं मतलब कि वह अपने आप में एकदम टेंशन में लगा रहता है किशोरावस्था में, इसीलिए समायोजन का अभाव होता है। संवेगात्मक जीवन, मतलब बातों बातों में ध्यान दें, संवेगात्मक जीवन का मतलब ध्यान दें कि बच्चों में बातों बातों में गुस्सा हो जाएगा, बातों बातों में झगड़ जाएगा, मतलब उस पर कंट्रोल करने की पावर नहीं होती है, कब उसको गुस्सा आनी चाहिए, कब उसे इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है संवेगात्मक जीवन होता है कब, बच्चा जब किशोरावस्था में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, या पेपर में पूछा जाता है। रुचियों में परिवर्तन, मतलब जब ध्यान देंगे, जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो रुचियों में परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारा चाहे आप कोई बच्चा, जब आप रहे होंगे किशोरावस्था में, अलग अलग बच्चों का अलग अलग रुचि होता है, जैसे बात करें किसी क्रिकेट में हो जाएगा, किसी बच्चे का फुटबॉल में जाएगा रुचि होगा, किसी बच्चे का मान लीजिए पुस्तक पढ़ने में होगा, किसी बच्चे को कुछ दूसरा करने में, हर बच्चे को अपनी अपनी रुचि के हिसाब से क्या होगी, रुचियों में परिवर्तन होती है, मतलब एक रुचि के हिसाब से कार्य नहीं करते। तरह की काम वासना का भावना विकास, काम वासना का विकास हो जाता है, मतलब अब क्या होगा बच्चे, अगर आपसे पूछे, आप इतना तो जानते होंगे, किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था की बात करें तो आप जानते होंगे इसमें कौन सा होता है, विषम लिंगी प्रेम होता है, इसे क्या बोला जाता है, विषम लिंगी प्रेम की अवस्था बोली जाती है। विषम लिंगी प्रेम की अवस्था, मतलब प्रेम की अवस्था भी बोली जाती है किसी, वह किशोरावस्था को बोला जाता है। किशोरावस्था की दोस्त बात करें तो आप जानते हैं कि विषम लिंगी प्रेम का मतलब है कि अपने जेंडर के इतर, मतलब जिस जेंडर का रहेगा उसके इतर रहेगा, मतलब दूसरा, उससे बच्चों में लगाव होता है, इसीलिए बोला जाता है काम वासना का विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, मतलब अब बच्चों की बात करें कि अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ध्यान देंगे, अगर दोस्त आपसे पूछा जाए कि यहां से ध्यान दें,
तरह कि अगर पूछा जाए बाल्यावस्था में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। आपसे पूछे जाए बाल्यावस्था में मानसिक विकास लगभग क्या हो जाता है, लगभग मानसिक विकास लगभग क्या होता है, लगभग पूर्ण हो जाता है। अगर आपसे दोस्त अगर आपसे पूछ ले कि किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुत कम, मतलब बहुत कम ही बचता है, मतलब लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था बाल्यावस्था में। अगर आपसे पूछे किशोरावस्था में बुद्धि का लगभग, जो बुद्धि का विकास एकदम पूर्ण हो जाता है, विकास पूर्ण हो जाता है। आपसे पूछे बुद्धि का विकास पूरी तरीके से पूर्ण। मानसिक विकास अलग है, बुद्धि अलग होती है। मानसिक बुद्धि और बुद्धि में अंतर है। मानसिक बुद्धि की बात करें उसमें कल्पना है, तर्क है, चिंतन है, ये सारी चीजें आएंगी मानसिक बुद्धि में। लेकिन बात किया जाए बुद्धि, एक तरीके से आपका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, उस पर डिपेंड करती है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था में। अगर कहे समलिंगी काम भावना, समलिंगी नहीं विषमलिंगी होगा यार, समलिंगी नहीं विषमलिंगी काम भावना। कर आत्म प्रेम मतलब क्या होगा, तो आत्म प्रेम का लगाव होता है। आगे दोस्त बात करें तो इसमें और थोड़ा सा विशेषता है, इधर शिक्षा खत्म है। करा पर निर्भरता अधीनता की प्रवृत्ति, मतलब यह होता है निर्भरता। देखिए किशोरावस्था में बच्चे दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर निर्भर, वह खुद से निर्भरता की भावना होती है, सोचते हैं कि हम निर्भर हो जाएं। वह सोचते हैं कि हम अपने जितना भी पैसा मिले हम अपना खर्च करें, हमारा पैसा रहे, इस तरीके से निर्भरता की कोशिश करते हैं। अधीनता की बात, अधीनता मतलब निर्भरता, सोचते हैं कि हम निर्भर हो जाएं, अपने पे सेल्फ डिपेंड हो, जो भी चीजें हो हमारी हो, ये इस तरह प्रवृत्ति होती है। परमार्थ की बाहुल्य समाज सेवा की भावना, मतलब वह बच्चा सोचता है समाज का हम अधिक से अधिक सेवा कर पाए, समाज से जुड़ा हुआ चीजें व्यवहार करने की कोशिश करता है। मतलब बच्चा किशोरावस्था में पूछेगा तो समाज का सेवा करने में उसका मन लगा रहेगा। आत्मसम्मान की भावना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगा। किशोरावस्था का सबसे मेन पॉइंट है कि किशोरावस्था में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वह बहुत अच्छा हो। मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट सोचिए कि ठेस ना पहुंचने पाए चाहे जो हो जाए, मतलब अगर हम नहीं करना तो नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है भावना रखती है। समूह प्रवृत्ति का विकास, मतलब गैंग में चलना शुरू कर दे। समूह प्रवृत्ति का मतलब है एक वीर पूजा, जैसे एक तरीके से सोचिए कि जैसे वीर पूजा की उम्र बोली जाती है, वीर पूजा की उम्र बोली जाती है। मतलब एक गैंग होगा और गैंग का मुखिया के प्रति वह चीजें करेंगे। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का मतलब है वह अपने बातों को अच्छे से कह पाते हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास, ध्यान देंगे अपराध प्रवृत्ति का विकास बात करें तो बच्चे में मादक पदार्थों का सेवन करना, ध्यान देंगे इसमें एक शब्द है मादक पदार्थों का सेवन करना। मादक पदार्थों का सेवन करने का शंका होता, सेवन करने का शंका, मतलब कि आशंका होती है कि मादक पदार्थों का सेवन कर सकता है बच्चा किशोरावस्था में अगर आता है एडोलसेंस में। क्यों? क्योंकि उसके जो ग्रुप के लोग हैं उसको अभी पता नहीं है क्या मादक पदार्थों से क्या जीवन में दुख आते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, यह चीजों पर नहीं आशंका होती है। इसलिए बात करें तो जो उसके माता पिता हैं उनका कर्तव्य ज्यादा हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य की बात करें तो ज्यादा बढ़ जाता है। कब? बच्चे का माता पिता का कर्तव्य किशोरावस्था में ज्यादा बढ़ जाएगा कि बच्चा हमारा बिगड़ तो नहीं रहा है, उसको हम समय समय पर देख रेख करते रहें। जैसे अपराध प्रवृत्ति की विकास की बात करें तो बातों बातों में मारपीट कर लेगा, क्या कर लेगा? मारपीट कर सकता है, गुस्सा हो सकता है। इसलिए अपराध प्रवृत्ति में पढ़ने की आशंका होती है, मतलब शंका होती है, हो सकता है कि अपराध कर दे। तो इसलिए उसको समझाते रहे कि बेटा ऐसा कुछ फालतू कामों में मत पड़ो, आपको अपने जीवन अपना भविष्य देखना है और उसके जब भविष्य देखोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए किशोरावस्था में आपको माता पिता का ज्यादा कर्तव्य है कि आपके ऊपर नजर बनाए रखें। व्यवसाय चुनाव की चिंता, मतलब जब बच्चा किशोरावस्था में हो जाता है तो उसे व्यवसाय किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा हम व्यवसाय करें, कौन सा बिजनेस करें, वह बिजनेस कैसा हो, उसको क्या होता है, उसको शंका लगी होती है। वह सोचता है कि हम किस प्रकार का, उसे हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा चिंतित रहता है कि हम क्या करें यार, हमको समझ नहीं है, कोई हमको डायरेक्शन दिखाने वाला मिल जाए। तो इसलिए दोस्त बात करें किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था इसीलिए बोला जाता है, किशोरावस्था की बात किया जाए अगर आपसे पूछे तो सबसे कठिन काल बोला जाता है। कठिन काल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कठिन काल बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं और बच्चे का विकास, बच्चे का और तरीके से सामंजस्य, ये सारे बैठाने में बहुत दिक्कत का सामना कर सकता है। आगे दोस्त बात करेंगे, आगे ध्यान दे, आगे कर रहा है, आगे समझने का प्रयास करेंगे तो कर रहा है कि ध्यान दे, आगे बात कर रहा है, कह रहा कि अब जो वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं। कह रहा कि समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, ध्यान देंगे
प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कहता है कि हर बच्चों का एक ही पैटर्न पे चीजें चलेंगी, एक ही पैटर्न पे चीजें चलती हैं। जैसे बात करें, चाहे बच्चा एशिया का हो, जैसे भारत का हो, चाहे बच्चा चाहे वह चीन का हो, चाहे बच्चा वह अमेरिका का हो, चाहे वह इंग्लैंड का हो बच्चा, तो एक ही पैटर्न का फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? सबसे पहले बच्चे का शैशवावस्था ही आएगा, सबसे पहले बच्चे का शैशवावस्था आएगा, फिर बच्चे का बाल्यावस्था आएगा, फिर बच्चे का किशोरावस्था ही आएगा, बच्चे का किशोरावस्था आएगा। इसलिए बात करें तो एक समान पैटर्न को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कोई बच्चे का पहले शैशवावस्था आएगा, किसी बच्चे का बाल्यावस्था और किसी बच्चे का किशोरावस्था। तो आप ध्यान दें, सभी बच्चे का पहले क्रम से आता रहता है, इसलिए बच्चे का पैटर्न जो समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कहता है। दिशा का सिद्धांत बात करें, दिशा का दो प्रकार के दिशा का सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत हैं, वह ध्यान देंगे। एक आप जानते हैं शीर्षगामी बोलते हैं, शीर्षगामी बोला जाता है, एक बोला जाता है अधोगामी। शीर्षगामी बोला जाता है, एक अधोगामी बोला जाता है। शीर्षगामी की बात करेंगे, शीर्षगामी बात करता है विकास की दिशा कैसी होगी, सिर से पैर की तरफ होगी, सिर से पैर की तरफ होगी, सिर से पैर की तरफ होगी। वही पर बात करें अधोगामी में कहता है कि जो केंद्र से बाहर की ओर होगी, केंद्र से बाहर की ओर। विकास की दिशा कैसी होगी? केंद्र से बाहर की ओर होगी, बाहर की तरफ होगी, ऐसा कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्रस विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, मतलब विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, हर जो अंग है, शरीर अंग है, उसका विकास जो है होता रहा। एकीकरण का सिद्धांत बात करें तो एकीकरण का सिद्धांत कहता है शुरुआत में बच्चा अगर कोई वस्तु आप पकड़ाते हैं, बच्चा छोटा है तो पूरे बॉडी को उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आप छोटा बच्चा है, अगर आप बॉल को पकड़ाते हो तो बॉल जब आप पकड़ाते हैं ना, तो जब बॉल को पकड़ाते हैं तो बच्चा पहले शरीर को ले जाकर उस बॉल को पकड़ने का प्रयास करें, पूरे शरीर को ले जाएगा, हाथ पैर पूरा बॉडी ले जाएगा। लेकिन बच्चा धीरे धीरे समझ जाए, जैसे अब हम सब हैं, हम सबको पता है कि बॉल को अगर आ रहा है तो हाथ से पकड़ लेंगे यार, क्या हमको पूरे शरीर को ले जाना है क्या? नहीं। तो इसलिए जब धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाता है तो उसमें ये चीजें विकसित होती जाती है। एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, जैसे विकास की बात करें तो जो विकास होगा वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। बात करें विकास कारक वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया होता है। विकास कैसे होगा? हेरिडिटी और उसका एनवायरमेंट जो है उसके अंतःक्रिया के दौरान क्या होगा बच्चे में विकास होगा। इस तरीके से बात करता है। विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत करा, विभिन्न अवस्थाओं की गति का सिद्धांत करा कि जैसे हम जानते हैं असमान गति का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे दोस्त बात करें, आप जानते हैं कि जब बच्चा देखिए, ये आप समझिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में बच्चा होता है तो आप जानते हैं शारीरिक विकास तेज होती है। क्या होती है? शारीरिक विकास तेज होती है, शारीरिक विकास तेज होती है। अगर फिर बच्चा क्या होता है? बाल्यावस्था में जाता है। बच्चा जब बाल्यावस्था में जाता है तो शारीरिक विकास क्या होती है? मंद पड़ जाती है, शारीरिक विकास मंद पड़ जाती है, मतलब थोड़ी दिन के लिए मंद होती है। फिर बच्चा जब किशोरावस्था में होता है फिर से क्या हो जाती है? किशोरावस्था में बच्चा जाता है फिर से क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। इसलिए ध्यान देंगे दोस्त, आपसे पूछा जाए कि विभिन्न अवस्थाओं की गति का सिद्धांत कहता है असमान गति का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर रूप से विकास चलती ही रहती है। इसलिए आप जानते हैं, सबसे पहले बात करें शारीरिक विकास, उसके बाद बच्चे का संवेगात्मक विकास, समझ विकास, किसी न किसी रूप में विकास आगे बढ़ता रहता है। और कब से कब चलता है? जन्म मतलब गर्भाधारण से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, या भी आप जानते हैं। परस्पर संबंधों का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं, परस्पर संबंधों की बात करें जिसे हम बोलते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अंतः संबंध का सिद्धांत बोलते हैं, अंतः संबंध का सिद्धांत। जैसे आप दोस्त ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे जो विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है, वह कहता है कि विकास एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे अगर बच्चे का शारीरिक विकास डिस्टर्ब हुआ, मान ली बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बच्चे में संवेगात्मक विकास भी डिस्टर्ब होगा, मतलब उसको बार बार गुस्सा आएगा। बाद अगर साथ साथ बात करें, उसका जो मानसिक विकास भी डिस्टर्ब होगा, मतलब उसका जो मानसिक मेंटल रूप से होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वह भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कहता है कि अंतः संबंध का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं परस्पर संबंधों का सिद्धांत भी इसका नाम बोला जाता है। तो अंतः संबंध सिद्धांत का मतलब होता है कि एक दूसरे से हर पक्ष जुड़ा हुआ है। विकास क्रम का सिद्धांत, मतलब विकास का जो क्रम है वह निश्चित है, क्रम वाइज चीजें होंगी, एक सीक्वेंस में होगा, जिसे हम जानते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? क्रमिक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत इसको बोलते हैं, क्रमिक विकास का
सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। या भी ध्यान देंगे क्रमिक विकास का सिद्धांत भी इसे दोस्त बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है दोस्त, आप ध्यान देंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। करेक्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, वह क्या है, डिफरेंस है। देखते हैं वृद्धि और विकास में। तो मैंने आपको बताया कि जो वृद्धि है वह एक लिमिट है, ये क्या है, सीमित प्रक्रिया है, एक संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है क्या, वृद्धि। वहीं पर बात किया जाए विकास क्या होगी, व्यापक अर्थ में। जैसे आप जानते हैं मैंने आपको यही बताया वृद्धि के बारे में कि वृद्धि क्या होगी। वृद्धि में बताया कि मैं बोला कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है, इसमें मैंने बताया सभी पक्ष होते हैं, जैसे फिजिकल के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्ष। चारित्र विकास तो हमने देखा विकास में सभी बच्चे के पांचों पक्ष जो हैं, जो शैक्षिक रूप से पांचों पक्ष हैं, सभी का विकास होता है। करा कि जो वृद्धि है वह केवल बाहरी शारीरिक पक्ष, मतलब जो आपका माप तौल, जो आपका शारीरिक आकार है उसी का हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। करा इसमें क्या है, विकास में क्या कर, शारीरिक के साथ साथ मानसिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। करा कि इसमें करा कोई निश्चित दिशा नहीं है, करा विकास में कोई, वृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन यह इसमें निश्चित क्रम है। क्या है, एक निश्चित क्रम है, आप जानते हैं निश्चित क्रम होगा। और कह रहे कि परिवर्तन वृद्धि विविध सूचक है, कह रहा इसमें परिवर्तन रचनात्मक और विनाशक भी है। कह रहा जन्म से किशोरावस्था तक चलती है। आप जानते हैं वृद्धि कहाँ तक हम इंक्लूड करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को ही हम जहां तक रखते हैं वृद्धि में। और इसमें कहता है कि इसमें क्या होगा, विकास क्या है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक, मतलब जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। कह मात्रात्मक परिवर्तन है, कह रहा कि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं। उसमें कह रहा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। कह रहा कि वृद्धि को सीधे माप सकते हैं, तो कह रहा कि वृद्धि को मापा जा सकता है, मैंने आपको बताया है। वहीं पर बात किया जाए इसका सीधा मापन नहीं है, मतलब वृद्धि विकास को हम सीधा मापन नहीं कर सकते हैं। किसका नहीं कर सकते हैं, हम सभी वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का हम सीधा मापन नहीं कर सकते, ऐसा आप जानते भी हैं। तो वृद्धि को हम कहेंगे, वृद्धि की बात करें, वृद्धि का हम सीधा मापन कर सकते हैं, और मापन की बात, विकास की बात करें, इसका मापन हम नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो बात करेंगे दोस्त आप सभी के सामने, हम सभी ने क्या कोशिश किया, जानने की कोशिश यही की है मित्र कि हम सभी ने क्या देखा। अगर वृद्धि और विकास की बात करें, एक बार आप समझेंगे थोड़ा सा, वृद्धि और विकास की मैं बात करूं, वृद्धि और विकास की बात करें तो विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमने सबसे पहले सीखा। वृद्धि और जो विकास के सिद्धांत है, जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है, उसको मैंने देखा कि कई सिद्धांत है। जैसे बात करें असमान गति का सिद्धांत हुआ, अंतर संबंध का सिद्धांत हुआ, निरंतरता का सिद्धांत हुआ, जैसे बात करें एकीकरण का सिद्धांत हुआ, विकास की दिशा का जैसे शीर्षगामी अधोगामी हुआ। और बात करें विकास की बात करें, विकास क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वर्तुलाकार और जिसे रेखीय प्रक्रिया ना होकर वर्तुलाकार प्रक्रिया है। और बात किया जाए वहीं पर विकास बात करें तो हमने यह भी देखा, विकास की जब आप बात करते हैं तो विकास में क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की जो दिशा वाला चीज है, अधोगामी और शीर्षगामी, ये खूब पूछी जाती है, मतलब सिर से पैर की तरफ और मध्य से बाहर की तरफ। और इसमें से हमने देखा, यह भी देखा कि जो तीनों अवस्थाएं हैं, विकास वृद्धि की परिपेक्ष से मैं बात करूं, जो तीनों अवस्थाएं उसी को हम सभी को पढ़ना होता है। जैसे बात किया जाए बच्चे में शिक्षा, जैसे शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होती, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। बच्चे में बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होती, उसको समझाने का प्रयास किया। किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए, या मैंने समझाया। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि हॉलॉक के अनुसार, अगर आपसे दोस्त एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि जो हॉलॉक ने शैशवावस्था को कितने दिनों तक माना है, शैशवावस्था को कितने दिनों तक माना है, शैशवावस्था, तो आप बताएंगे 14 दिन माना है। कितना दिन, 14 दिन माना है, या उसे बोल सकते हैं 2 सप्ताह तक माना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा जाता है कि हॉलॉक के अनुसार शैशवावस्था का एज कितना होता है, तो आप बताएंगे 14 दिन या 2 सप्ताह बोला जाता है। अगर आपसे समानता पूछ ले, ऑप्शन में कहीं दिया हो, मैंने आपको यह भी बताया शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष बोलते हैं। अगर आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में 0 से 5 रहे और 0 से 2 भी रहे, तो आप टिक करेंगे 0 से 2, क्योंकि वह इसका अर्थ ही होता है इन्फेंसी का, कि जब तक बच्चा नहीं बोल पाता तभी तक इन्फेंसी होता है, मतलब शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था को मैंने आपको बताया कि अनोखा काल बोला जाता है। क्या बाल्यावस्था को बोला जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा, हर परिपेक्ष को समझा है। वहीं पर बात करें किशोरावस्था को मैंने बताया कठिन काल के नाम से बोला जाता है, मतलब कठिन काल होता है, महत्वपूर्ण है दोस्त। तो इस तरीके से हम सभी ने देखा
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अवस्थाओं से संबंधित जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्त, यहाँ पर मैंने देखा कि जो किशोरावस्था है, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए जो मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि आदर्श जो शैशवावस्था है उसे आदर्श अवस्था माना है, वहीं पर बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है, वहीं पर किशोरावस्था को कठिन काल माना है। तो यही तीन चीजों को आपको ध्यान देना है कि आदर्श काल अगर आपसे पूछ ले आदर्श काल किसको माना जाता है तो आप बताएंगे भैया वह बोला जाता है, आदर्श काल को बोला जाता है शैशवावस्था, अनोखा काल को बाल्यावस्था और किशोरावस्था को कठिन काल। तो इन सभी को मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप सभी समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसे ऐसे ही चीजों को पढ़ते रहें। ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर था, विशेषता आप सभी ने सीख लिया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम सभी किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसी चीजों को पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए थैंक यू। क्या आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन